दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। आज कहानी एक ऐसे बिहार के राजनेता की जिसने अपने संघर्षों की बदौलत एक आम से अपने आप को खास बनाने में वो किरदार निभाया, वो संघर्ष किया जो आम तौर पर लोग नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी अब बिहार में एक ऐसे राजनेता के रूप में उभरे हैं जिनकी चर्चा अब पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में धीरे धीरे होने लगी है। हालांकि इनकी जो कहानी है वो अपने आप में काफी दिलचस्प है। जिस तरीके से इन्होंने आज की राजनीति में अपनी जगह बनाई है, बिहार की राजनीति में खासकर जगह बनाई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, हालांकि इस दौर में अभी वो किसी पद पे तो नहीं है, लेकिन बिना पद पे रहते हुए अपनी जिस तरीके की राजनीतिक पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार की, उसके पीछे इनका अनंत संघर्ष है। अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में बचपन जो है अपने गांव में इन्होंने बिताया। बचपन बहुत गरीब भरा था और एक परिवार जिस समाज से आते हैं वो समाज है मल्लाह समाज। मल्लाह समाज पे इनका मानना है कि वो काफी पिछड़ा है और आर्थिक रूप से भी वो काफी पीछे हैं लोग। और इसका नतीजा ये रहा कि इन्होंने भी अपने पिछड़ेपन को लेकर के अपनी कमजोरियों से इन्होंने सामना किया और आगे की पढ़ाई न करते हुए 8वीं क्लास के बाद ही ये अपने गांव को छोड़कर मुंबई की तरफ रुख कर गए। मुंबई जाने के बाद में इन्होंने तमाम तरह के अलग अलग छोटे बड़े काम किए जिससे इनका जीवन यापन हो सके। जीवन यापन करने के दौरान ही कई तरह के संघर्षों का सामना इन्हें बहुत ही कम उम्र में करनी पड़ी। हालांकि जब शुरुआत दिनों में जब ये संघर्ष कर रहे थे तो कई बार इनको अपने रहने और खाने की समस्या से भी जूझना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे इनका जो रुख है वो बॉलीवुड की तरह गया। हालांकि इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से ये कहते हैं कि एक्टर बनने लायक तो अपने आप को नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और धीरे धीरे फिल्मों में काम करने के लिए अपनी कोशिश से आगे बढ़ाने लगी। हालांकि फिल्मों में तो इन्हें कोई बड़ा रोल और बड़ा काम नहीं मिला, लेकिन फिल्मों में इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो आमतौर पर लोग नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, जैसे ये बॉलीवुड में गए तो बॉलीवुड में उनको धीरे धीरे काम करने का मौका मिला, ना कि पर्दे पर ना ही कैमरे के सामने, बल्कि उसमें एक छोटे वर्कर के तौर पे उनको काम करने का मौका मिला। जहां पे सेट बनते थे फिल्मों के, उन सेट के जो डायरेक्टर होते थे, उनके नीचे के जो लोग होते थे, उनके साथ मुकेश सहनी अपने काम को धीरे धीरे करने लगे। लेकिन कहा जाता है कि जिसके अंदर प्रतिभा होती है वो अपने काम को पहचान लेता है, अपनी क्षमता को पहचान लेता है और अपनी क्षमता के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। वैसे ही करते करते इन्होंने तमाम तरीके की कोशिशें की और धीरे धीरे उस काम को करते करते सीखने लगे। हालांकि शुरुआत के दिनों में काफी कम पैसे इन्हें मिलते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने पैसे की चिंता किए बगैर काम पे फोकस किया। काम पे फोकस करते रहने का नतीजा ये निकला कि ये फिल्मों के सेट के आइडिया को खूब बढ़िया से समझ गया कि फिल्म का सेट लगता कैसे है, फिल्म का सेट होता क्या है, फिल्म के सेट में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। और ऐसा करते करते धीरे धीरे कई ऐसे प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे, इनके संपर्क में आने लगे और एक दिन इनको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। अपॉर्चुनिटी था देवदास फिल्म के सेट के, यानी कि उसके जो डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली, उनके साथ इनकी मीटिंग होती है और एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इनको मिलता है। अपॉर्चुनिटी ये होता है कि इनको देवदास जैसे बड़े फिल्म का सेट लगाने का मौका मिलता है। आप सभी जानते हैं कि देवदास अपने आप में एक बहुत ही एपिक फिल्म रही है, बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म रही है और इस फिल्म जब आई थी तो पर्दे पर धूम मचा दिया था, जिसमें एक्टर के रूप में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित जैसे कलाकार काम किए थे और इसकी जो प्रोडक्शन में जो डायरेक्शन था वो सब कुछ था संजय लीला भंसाली का। और संजय लीला भंसाली कितने बड़े डायरेक्टर हैं बॉलीवुड में, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब उनको ये मौका मिला तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देवदास इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा बजट और इतना बड़ा सेट, क्योंकि इसके जो लोकेशन हुआ करते थे, जितने भी इसके शूटिंग हुए थे, वो सभी सेट कहीं ना कहीं डिजाइन किए गए थे। और जब आप फिल्म को देखेंगे तो फिल्म को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें सेट जो है कितने बड़े और विशाल स्तर पर लगाए गए थे। मुकेश सहनी के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक बड़े डायरेक्टर का भरोसा जीतना, काम मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उनके लिए एक सफलता भी थी। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद उनके उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी और जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। देवदास जैसी फिल्म का सेट बनाने में इन्हें काफी वक्त लगा, लेकिन जब इन्होंने सेट बना के तैयार किया तो संजय लीला भंसाली की तरफ से इनको वाहवाही मिली और आपने देखा कि फिल्म की शूटिंग इनके ही पूरे सेट में हुई और उसके बाद फिल्म किस तरीके से धमाल मचाई। उसके बाद एक एक करके कई अनेकों फिल्मों के सेट का काम इन्हें मिलने लगा और बॉलीवुड में इनका एक अपना सिक्का जम चुका था। लेकिन जब पैसे
जैसे कि इनके पास एक आहट हुई तो धीरे धीरे राजनीति का चस्का लगना इनके अंदर आम स्वभाव आम आदमी के पास होता है। तो इनको लगा कि क्यों ना अब हम राजनीति में कदम रखें। बिहार जब राजनीति की बात आई तो इन्होंने सोचा कि मूल रूप से हम जहां के हैं वहीं की राजनीति करनी शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी बात कि जिस समाज से हम आते हैं उसी समाज की राजनीति करते हैं। शुरुआत में जब ये बिहार आए तो बिहार में आने के बाद में इन्होंने सबसे पहले न्यूज़पेपर यानी अखबारों में पहले पन्ने पे पूरे पृष्ठ में अपनी एडवर्टाइजमेंट निकाली। जब ये पूरा एडवर्टाइजमेंट निकला तो लोगों को पता चला कि कोई मुकेश सहनी नाम का व्यक्ति है जो कि राजनीति में आता है। और शुरुआत कटाक्ष जो लोगों का होता है कि बिहार की राजनीति इतनी आसान नहीं है, किसी न्यूज़पेपर में सिर्फ फोटो छपवा देने से कोई भी यहाँ का राजनेता नहीं बन जाएगा। इन कटाक्ष के बावजूद भी मुकेश सहनी ने हार नहीं मानी और अपने लोगों के बीच में उन्होंने एक टाइटल दिया कि सन ऑफ मल्लाह, यानी कि मल्लाह का बेटा अपने आप को ये लेकर के इन्होंने आगे बढ़े और धीरे धीरे बिहार के अलग अलग जिले से मल्लाहों को एकत्रित करना शुरू किया। अलग अलग छोटे छोटे सभाएं करने लगे और सभाओं में अपने जाति विशेष के लोगों को बुलाना शुरू किया और उनके अधिकार की बात करने लगे। उन्होंने एक बहुत विशेष रूप से मुद्दा उठाया कि जिस तरीके से बाकी राज्यों में मल्लाह समाज को आरक्षण मिला है वो आरक्षण बिहार में मल्लाह समाज को नहीं मिला हुआ है। और यही कारण है कि उन्होंने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया और अपने लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमें भी बिहार में आरक्षण मिलना चाहिए जिस तरीके से हमारी जाति को दूसरे राज्यों में आरक्षण मिलता है। ये बात लोगों के दिल को छुई और लोगों ने भी इस बात का इनको समर्थन देना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ सालों में ही जो मुकेश सहनी है एक अपनी राजनीतिक बिसात बिछा चुके थे। अब बात अभी बहुत आगे की अभी बची हुई थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया और फिर से अखबारों में और टीवी मीडिया में अपना एक बहुत बड़ा प्रमोशन दिया क्योंकि पैसे की कमी थी नहीं और हेलीकॉप्टर का भी सहारा लेकर के एक बड़ा सभा इन्होंने पटना के गांधी मैदान में किया। पटना के गांधी मैदान भरना तो आसान नहीं था, भरा नहीं, लेकिन हाँ उस भीड़ से एक चीज तो निश्चित हो गई कि मुकेश सहनी को चाहने वाले लोगों की अब संख्या बढ़ चुकी है। जैसे जैसे उनका कद बड़ा हो रहा था वैसे वैसे बाकी जो राजनीतिक पार्टियां बिहार और देश लेवल की थी उनकी नजर जो है मल्लाह वोट के लिए मुकेश सहनी पर पड़ने लगी, क्योंकि इसके पहले कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो मल्लाह समाज को लिए विशेष तौर पे काम करे। इनकी धीरे धीरे राजनीतिक विरासत बढ़ने गई और 2014 के लोकसभा चुनाव में इनको साथ मिला भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में इनका साथ मिलने के बाद में इनको कुछ टिकट भी मिले, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी सीटों पे हार गए। लेकिन फिर बात धीरे धीरे जाकर के बनी 2020 में। बीच में ये आरजेडी के पास भी गए, आरजेडी के साथ भी रहे कई सालों तक। आरजेडी के बाद में जब इनको मनमाना सीट इनको नहीं मिला तो वापस से आरजेडी से ये बाहर है 2020 के चुनाव के आसपास में। और इन्होंने ही कहा था कि तेजस्वी यादव ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको ज्यादा सीटें देंगे। 2020 के बाद इन्होंने जो आरजेडी है यानी कि तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा और ये आरोप लगाया कि जो तेजस्वी यादव इन्होंने इनके पीठ में छुरा घोंपा है। और उसके बाद फिर इन्होंने अचानक से जाकर के वापस भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया। गठबंधन करने के बाद इनको कुछ सीटें 3 या 4 सीटें इनको मिली और सभी सीट पे ये अपने उम्मीदवार खड़े किए और वहां से शायद 3 सीट की जीत इनके तरफ हुई, यानी 3 विधायक इनके बने और उसमें खुद भी ये एक मंत्री के तौर पे बनाए गए। अब मंत्री तो बन गए लेकिन ये विधायक नहीं थे, तो इनको विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने इनको विधान परिषद बनाया और उसके बाद में इनको मंत्रालय दिया। मंत्रालय भी मत्स्य पालन का, जो कि इनके समाज से रिलेट करता था, वो मंत्रालय मिला। लेकिन कुछ ही महीनों बाद अचानक ये पता चलता है कि इनके पार्टी के जो बाकी विधायक हैं वो टूट करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वापस ज्वाइन होने के बाद वापस से इनकी मंत्रालय भी चली जाती है, क्योंकि इनकी जो राज्यसभा विधान परिषद की जो सदस्यता थी वो भी समाप्त होने वाली थी और भारतीय जनता पार्टी ने इनको विधान परिषद के रूप में भी रिन्यू नहीं किया। तो जब ये विधान परिषद रहे ही नहीं तो स्वतः इनका मंत्रालय भी इनसे छिन गया और ये मंत्री पद से भी बाहर हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी मुकेश सहनी ने हार नहीं मानी, जब उसके बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे और इस साल जो समय आया था 2024 का, तो अंत तक इनको उम्मीद था कि कोई ना कोई पार्टी के साथ इनका गठबंधन होगा और ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उनको अपने साथ जोड़े। लेकिन इनका एक शर्त ये था कि अगर कोई पार्टी को हम समर्थन देंगे तो उसके बदले में हमें आरक्षण का एक प्रमाण मिले कि हमारी जाति को बिहार में आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण में जोड़ा जाएगा। और लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने के बाद में इनको भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसमें इनको शामिल नहीं मिला मौका। उसके बाद में फिर वापस अचानक से चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले
तेजस्वी यादव के साथ इनकी चर्चाएं होने लगी और कुछ ही दिन बाद दोनों मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यह बात तय होती है कि पूरे बिहार में सिर्फ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मिलकर के रैली करेंगे। होता भी यही है, करीब 200 से ज्यादा सभाएं इन्होंने एक साथ हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार में कर दिया तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मुकेश सहनी में। मतलब साफ था कि अब मुकेश सहनी पूरे बिहार की राजनीति में अपना एक अस्तित्व तो बना चुके हैं, लेकिन जिस तरीके के परिणाम आए, जिस तरीके का रिजल्ट 2024 में आया, उसमें उनका आरजेडी के साथ जाना, तेजस्वी यादव के साथ जाना कोई खास कमाल नहीं कर पाया जिस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही थी। मतलब जो भी सीट इस बार आरजेडी ने जीती है वो अपने दम पे जीती है या फिर वहां के लोकल किसी तरीके के क्षेत्रीय प्रॉब्लम की वजह से जीती है या अपने दम पे जीती है, उसमें ज्यादातर विशेष तौर पे ये नहीं माना गया कि मुकेश सहनी के आने का कोई बड़ा लाभ मिला। और यही अब आगे देखते हैं कि 2025 के चुनाव में क्या ये गठबंधन बना रहता है या फिर अभी इस गठबंधन की कोई अभी शुरुआत हो आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब मुकेश सहनी अपने आप में एक राजनेता हो गए हैं। अभी इनके पास वो सारी सुविधाएं तो नहीं है जो एक बड़े राजनेता के पास होती है, लेकिन फिर भी इनको सुरक्षा मिला हुआ है और जिस तरीके से दमखम तरीके से ये अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अपने लोगों को जगाने में लगे हुए हैं, आने वाले भविष्य में हो सकता है कि भारत की राजनीति में यानी कि बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पकड़ बना ले और इसी पकड़ का नतीजा हो कि आने वाले अपने आप में समय में जो सोचते हैं कि वो भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाएंगे, शायद ऊपर वाले की मर्जी होगी तो वो भी वो बन सकते हैं। आपकी क्या राय है मुकेश सहनी के बारे में, आप हमें इस वीडियो के अंत में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं उनके बारे में आपकी क्या राय है, इस चुनाव में उनके जो अचीवमेंट है उसके बारे में क्या उनकी राय है, आगे की भविष्य की राजनीति में वो उनके लिए क्या आपका सजेशन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।